अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डक शूटिंग के ऊपर पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश है। इस हिस्से में हम बात करेंगे डिकॉयज कैसे लगाए जाते हैं, कौन से पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हाथ वाली कॉल जिसको मैनुअल कॉल कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक कॉल का इस्तेमाल किया जाए, गो के वैसे कानूनन अब अलाउड नहीं है। मौजो का इस्तेमाल किया जाए कि नहीं, जो फ्लाइंग डक डिकॉय है उसका कारतूस कौन सा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों के बारे में इस सेकंड पॉडकास्ट के हिस्से में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे चलते हैं डिकॉयज के बारे में। अक्सर जब नए शिकारी मेरे साथ शिकार पर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि डिकॉयज जितने ब्लाइंड के नज़दीक लगा लें उतना बेहतर है, ताकि मुर्गा भी नज़दीक आ जाए। याद रखें, मुर्गाबी जब लैंड करने के लिए आती है तो बहुत इसके असूल हैं जो मैंने इससे पहले पॉडकास्ट के हिस्से में आपसे कहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मुर्गाबी कभी भी बैठी हुई मुर्गाबी के अंदर लैंड नहीं करती। ये उससे हटकर खुली जगह पे जहाँ पानी साफ हो, क्लियर हो, जहाँ कोई मुर्गाबी बैठी ना हो, वहाँ लैंड करती है, ताकि बाकी जो बैठी हुई मुर्गाबी उन पर छींटे ना पड़े। इसलिए अगर आपने ब्लाइंड के नज़दीक डिकॉयज लगा लिए हैं तो यकीनन मुर्गाबी परे बैठेगी। डिकॉयज आप ब्लाइंड से जितना दूर लगाएं उतना आपको फायदा है। मैं तो बाज़ औक़ात 70-70, 80-80 गज, 100 गज भी दूर लगा ब्लाइंड से डिकॉयज लगाता हूं। तो फिर मुझे होता है कि आपकी ब्लाइंड का 15-20 गज का इलाका छोड़ के 25 गज से लेकर 50 गज तक के 25 गज का गैप मिल जाता है, उसमें मुर्गाबी लैंड करती है। अगर आप डिकॉयज नज़दीक लगा देंगे तो मुर्गाबी उनके परे लैंड करेगी। दूसरी चीज़ यह है कि आपने कभी मुर्गाबी को बैठे हुए देखा हो तो जब मुर्गाबी 1-2 घंटे से ज़्यादा उसको गुजर जाए पानी में, यानी वो सुकून में जब हो जाती है तो बिखर जाती है, एक एक दो दो के ग्रुप्स में स्प्रेड हो जाती है, जुड़ी हुई नहीं बैठती। मुर्गाबी इकट्ठी होती है उड़ने से पहले। मुर्गाबी इकट्ठी होती है जब उसको किसी चीज़ का खौफ होता है, डर होता है। तो इसलिए डिकॉयज को एक दूसरे के साथ जोड़ के मत लगाएं। उनमें हर डिकॉय टू डिकॉय फासला कम से कम 1 गज, 1.5 गज, 2 गज का होना चाहिए। स्प्रेड करें, एक तो आपका स्प्रेड दूर से नजर आएगा, दूसरा ये होगा कि मुर्गाबी जो ऊपर उड़ रही है उसको ये इतला मिलेगी कि ये इलाका सेफ है और ये मुर्गाबी पिछले 1-2 घंटे से बैठी हुई है, स्प्रेड हो गई हुई है, बिखर गई हुई है। इससे उनको बड़ी आराम मिलेगा, उनकी जहनी तौर के ऊपर उनको टेंशन उनकी खत्म हो जाएगी कि ये तो बड़ा अच्छा इलाका है, वो फटाफट आके लैंड करेगी उसमें। लेकिन अगर आपने डिकॉयज इकट्ठे करके लगा दिए तो मुर्गाबी कुछ हिचकिचाएगी कि यहाँ कुछ खतरा है, ये इकट्ठी हुई है, कुछ डर है नीचे, या ये टेक ऑफ करने वाली। तो ये एस्पेक्ट आपने जहन में रखना है। अब हम बात करते हैं कि डिकॉयज को किस तरीके से लगाया जाए पानी में कि वो मुर्गाबी को, आपके शिकार को असिस्ट करे। एक दो मैंने कोशिश की है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है इस पॉइंट को समझाने की। ये मेरा फेवरेट डिकॉय पैटर्न है। इसमें आप देखेंगे कि सूरज को मैंने ब्लाइंड के पीछे रखा है और ब्लाइंड, इस सूरत में 2 ब्लाइंड्स बनी हुई हैं, इनमें से एक इस्तेमाल कर लें, दोनों को इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी है। और इसको कहते हैं तकरीबन सेमी फिश हुक पैटर्न, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ऐसे मछली के कांटे की तरह या क्वेश्चन मार्क की तरह का एक पैटर्न बनाया गया है। इसको कहते हैं सेमी फिश हुक पैटर्न। जो दरमियान में एरिया है ये सारा लैंडिंग के लिए रखा गया है। इस सूरत में ये जो परले वाला दूर वाला साइड है इसकी डिकॉयज की, ये आपसे 75 से 80 गज दूर है। ये जो है वो नज़दीक आती जा रही है, मुर्गाबी को बता रही है कि ये ब्लाइंड्स खतरनाक नहीं है, देखें ये मुर्गाबियाँ नज़दीक बैठी हुई है। लेकिन बीच में सारा इलाका मुर्गाबी को दे दिया गया है लैंडिंग जोन के लिए। अगर यहाँ से मुर्गाबी एंटर होगी और यहाँ पर ये लैंड करेगी। याद रखें, इस सूरत में हवा की सिमत इधर से ऐसे होनी चाहिए, अगर दरिया है तो पानी की सिमत ऐसे होनी चाहिए, तब मुर्गाबी इस साइड से आएगी और अगेंस्ट द विंड और अगेंस्ट द करंट लैंड करेगी इस फिश हुक के अंदर, और इसलिए मारनी बहुत आसान होगी। ये एक पैटर्न है। ये दूसरा पैटर्न है जिसमें आपने डिकॉयज को 2 ग्रुप्स में लगाया है। ये आप देखेंगे
ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में लगाया है, बीच में गैप है। इस सूरत में मुर्गाबी के पास चॉइस है कि वो इस गैप्स में से फ्लाई करके इसके पार जाके बैठ जाए या इस जगह पे बैठ जाए। सो उस सूरत में आप एक ब्लाइंड यहां बना सकते हैं और एक ब्लाइंड को यहां ले जा सकते हैं। सो ये 2 या 3 इस तरीके से आप बंचेस बना सकते हैं जिनके बीच में आपने गैप देना जरूरी है। इस सूरत में भी मुर्गाबी इस तरफ से एंटर करेगी अगर हवा इधर से इधर की है, और इस तरफ से एंटर करेगी अगर पानी का रुख इस तरफ है। डाइवर डक्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि वो लीनियर पाथ को फॉलो करें। पानी के अंदर अगर आप डिकॉयज लाइन में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पोचर्ड फैमिली की डक्स हैं वो इस लाइन को फॉलो करेगी, ऐसे आएगी और यहां पर आके इधर बैठ जाएगी। उस लाइन को ऐसे फॉलो करेगी और इधर आके बैठ। ये लाइन आपकी पानी में आपसे 100 गज 150 गज दूर हो सकती है, वहां से शुरू हो सकती है हत्ता कि आपके नजदीक आ जाए। ये 150 गज दूर से कभी भी इस लाइन के शुरू में नहीं बैठेगी पोचर्ड, इस लाइन को फॉलो करेगी और यहां आके टर्न करके इधर बैठेगी, और वो मौका होता है जब आप आसानी के साथ इसको शूट कर सकते हैं। ये पोचर्ड या डाइवर फैमिली डक्स। डाइवर फैमिली डक्स जो हैं वो तमाम लीनियर फ्लाई करती हैं और लाइंस को फॉलो करती हैं। ये पडलर्स के लिए ये पैटर्न ठीक नहीं है। पडलर्स के लिए जो पहले 2 पैटर्न मैंने आपको बताए वो ज्यादा दुरुस्त है। बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हैं। याद रखें, डिकॉयज ब्लाइंड से दूर रखें, डिकॉयज को स्प्रेड करें। डिकॉयज के अगर बंचेस बनाने हैं तो उनके अंदर गैप्स रखें। 25-30 गज का गैप होना चाहिए 2 बंचेस के दरमियान, जहां पे मुर्गाबी बैठ सके। जितना आप खुला इलाका देंगे उसको बैठने के लिए, उतनी आसानी से बैठेगी। अब बात कर लेते हैं कारतूस कौन से इस्तेमाल किए जाए। अपनी पसंद है, अपना इलाका है, जिस जगह पर आप बैठते हैं वहाँ रेंज अगर आपको 25 गज मिलती है तो 8 नंबर भी बहुत अच्छा है, 6 नंबर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको वहाँ रेंज मुर्गाबी 45 गज से नज़दीक नहीं आती तो फिर 4 नंबर कम से कम होना चाहिए। मैं आमतौर पे मॉडिफाइड और फुल चोक के साथ नंबर 6 और नंबर 4 का कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। मॉडिफाइड में नंबर 6 डालता हूँ और फुल चोक में नंबर 4 डालता हूँ। अगर बड़ी मोटी मुर्गाबी है, यानी मैलिड्स हैं या पिनटेल्स हैं या गैडवल्स हैं, तो फिर दोनों बैरल्स में नंबर 4 डालता हूँ। नंबर 4 हैवी लोड। इसमें ये हैवी लोड से मुराद ये है 34 ग्रेन्स। 36 ग्रेन्स मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरे ख्याल में 34 ग्रेन से ज़्यादा कारतूस की ताकत की ज़रूरत नहीं है। क्यों खाम खा अपना मुंह सुझाते हैं 36 ग्रेन इस्तेमाल करके। महंगा भी होता है, झटका भी ज़्यादा मारता है और मुर्गाबी को गिराने में कोई ख़ास इमदाद नहीं करता। 34 ग्रेन सफिशिएंट। आइडियल चॉइस इज नंबर 4, जो डिकॉयज के ऊपर आपने शूटिंग करनी है। पास शूटिंग यानी कि आप अगर ऐसे इलाके में बैठे हैं जहाँ से मुर्गाबी दरिया से उड़ के और मार्श की तरफ जा रही है और आप दरमियान में किसी जगह बैठे हुए हैं और मुर्गाबी 60-65 गज ऊपर से गुजरती है, तो वहाँ पर फिर आप नंबर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ वो नंबर 4 की रेंज से निकल जाती है। सो ये तो बात होगी कारतूसों के बारे में। वर्ड अबाउट कॉलिंग। देखिए, कॉलिंग का मकसद क्या है? कॉलिंग का मकसद है मुर्गाबी की अटेंशन, उसकी नज़र डिकॉयज पे लाना। बस उसको बातचीत से आप कन्विंस नहीं कर सकते, बातचीत करके उसको जिद करके बुला नहीं सकते। अगर आपने हाई फ्लाइंग डार को कॉल करके उसकी नज़र डिकॉयज पे डलवा दी तो कॉलिंग खत्म हो जानी चाहिए। मैंने देखा है नए शिकारी जब तक मुर्गाबी बैठ नहीं जाती उसके साथ बहस तमीज़ में मशरूफ रहते हैं कि आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। मुर्गाबी डर जाती है क्योंकि एक्चुअल मुर्गाबी ऐसे नहीं बोलती। अगर आपने वाइल्ड मुर्गाबी को बैठे हुए देखा हो और ऊपर से कोई डार गुजरी हो तो आप देखेंगे वो 2 या 3 दफ़ा हाई बॉल कॉल करती है, मुर्गाबी की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर देती है, उसके बाद चुप कर जाती है। यही सूरत इलेक्ट्रॉनिक कॉलर की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉलर को लगातार बजाना या चलाने से मुर्गाबी डर जाती है। मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉलर को रिमोट कंट्रोल के साथ जो ही आपने देखा कि डार ऊपर से उड़ती हुई उसकी एक दफ़ा टर्न हुई, इसका मतलब उसने डिवाइस देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉलर बंद कर देना चाहिए। वैसे भी हाई बॉल कॉल आप अप्रोचिंग डक्स पे इस्तेमाल नहीं करते। अप्रोचिंग डक्स के ऊपर आप ग्रीटिंग कॉल करते हैं जो कि माइल्ड होती है। सो हाई बॉल अटेंशन खींचने के लिए
اور جب مرغابی اپروچ کر رہی ہو تو اس وقت گریٹنگ چکل اس کو کہتے ہیں، گریٹنگ چکل، وہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوور کالنگ سے مرغابی ڈر جاتی ہے، نہ کال کرنے سے نہیں ڈرتی۔ موجو یا الیکٹرانک فلائنگ ڈک ڈیکوائے بعض علاقوں میں بہت کامیاب ہوتا ہے، بعض علاقوں میں ٹوٹل فیلئر ہے۔ یہ مچھلی کے شکار کی طرح ہے کہ کسی علاقے میں مچھلی کسی بیٹ پر آ رہی ہے، دوسرے موسم میں دوسرے علاقے میں کسی اور بیٹ پر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ موجوں کے اوپر ڈکس اٹریکٹ نہیں ہو رہی تو برائے مہربانی موجوں کو بند کر دیں، کیونکہ پھر اس موجوں سے مرغابی ڈرے گی، نزدیک نہیں آئے گی۔ اور اگر خاص طور پہ جب انورڈ مائگریشن میں نئی نئی مرغابی ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے موجو، لیکن بیکورڈ مائگریشن کے اوپر جب مرغابی چلاک ہو گئی ہوتی ہے، اس نے ہزاروں موجوں دیکھے ہوتے ہیں اپنے راستے میں، تو وہ پھر موجوں سے ہچکچاتی ہے۔ سو بیسٹ پرنسپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر پہلی ایک دو ڈاریں آپ کے موجوں سے گھبرائی ہیں تو آپ امیجیٹلی موجوں کو بند کر کے پیک کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبسیکوینٹ جو ڈاریں آئیں گی وہ موجوں سے ڈریں گی۔ یہ ان شارٹ تھوڑی سی باتیں تھیں جو ڈک شوٹنگ کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں حرف کل نہیں ہوں، میری نالج بہت زیادہ نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ اس سے اگری کریں، بہت اچھی بات ہے، نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں، یا آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی ہو جو اس سے زیادہ قیمتی ہو، اس پہ عمل کیجئے، میں بحث نہیں کروں گا، کیونکہ ہر آدمی کا زندگی کے مختلف تجربے ہوتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کیا ہے۔ امید ہے اس سے کچھ دوستوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھیے، کیونکہ میرا تو پرپز ہی یہی ہے کہ نئے شکاریوں کی ہیلپ کی جائے اور ان کو پرانے شکاریوں میں کنورٹ کر دیا جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ میرے کوئی ایڈز نہیں چلتے، کوئی ایسی میری کیمپین نہیں ہے جب کہ میں سب لوگوں تک پہنچ سکوں۔ آپ لوگ ہی میرے ایڈز ہیں۔ اگر آپ یہ شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کو بھی پتہ چلے گا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ سو لیٹس شیئر گڈ تھنگس تاکہ ہم سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت لوں گا۔ السلام علیکم۔